मरुधरा सहित देश के कई राज्यों में मंडरा रही आसमानी आफत को पिछले 25 सालों का सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। लेकिन टिड्डियों के इस आतंक को अब अवसर में बदलने की तैयारी तेज हो गई है। आसमानी आफत का अब होगा अंत। अवसर में तब्दील होगा उड़ता आतंक। ये आफत अब आदमी का निवाला बन जाएगी। दर्द तो बहुत दिया, यही टिड्डियां दवा बन जाएंगी। फॉरेन के कुछ लिटरेचर्स बताते हैं कि इसमें प्रोटीन 66% के बाद 70% के आसपास इसमें फैट्स होते हैं, दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। राजस्थान से राजधानी दिल्ली तक टेरर, अब एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में आसमानी आफत मंडरा रही है। 25 सालों के सबसे बड़े टिड्डी हमले ने अन्नदाताओं के मन में आतंक भर दिया है। अभी तक टिड्डियां राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में 47,308 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर यह है कि अब तक दर्द बांट रही ये टिड्डियां बन सकती हैं दवा। जिस इंसान के लिए इन्होंने आफत का पहाड़ खड़ा कर दिया है, उसी इंसान का निवाला बन सकती हैं, क्योंकि टिड्डियों की न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट रिसर्च करने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये टिड्डियां प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। अब हम इस टिड्डी पे, क्योंकि ये टिड्डी देखिए 26 ईयर बाद आया है और आया है जब सीवियर इन्फेस्टेशन इसका हुआ है। इस बार हम कर रहे हैं कि इस टिड्डी का जितना भी हम कलेक्शन कर सके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल हम निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इस टिड्डी के अंदर किस तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। यानी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू सामने आने पर नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ये टिड्डियां बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। दूसरी ओर इस आफत के अंत के लिए नए कीटनाशक पर भी रिसर्च की तैयारी है, क्योंकि फिलहाल जिन कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है वे उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। आजकल जो नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं पेस्टिसाइड्स के, वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, क्विक लॉकडाउन इफेक्ट उनका होता है। लेकिन हमारे पास रिसर्च नहीं होने की वजह से हम जो पुराने पेस्टिसाइड्स हैं उनको काम में ले रहे हैं। हम अब यह भी एक छोटी मोटी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे पास इसका कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है, फिर भी हम इस सेंटर पे इसका बायोएसिड स्टडी करके जो नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मैं कल डिपार्टमेंट से बात भी कर रहा था इनके डिप्टी डायरेक्टर सर से कि इस बार जब भी जहां भी आप स्प्रे करें, आप हमें 2 या 3 स्प्रेयर प्रोवाइड करवाएं जिसमें हम नए मॉलिक्यूल्स डाल के देखते हैं उनका कितना % ज्यादा इफेक्ट होता है या वो ज्यादा किल कर पाती हैं। मतलब तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। या तो ये आतंक इंसानों का निवाला बनेगा या फिर असरदार कीटनाशकों से इसका अंत किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। अब बात मानवादित्य सिंह राठौड़ की, जो ओलंपिक रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बेटे हैं। पिता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरह ही वो शूटिंग में अपने जलवे दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इन दिनों वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मानवादित्य इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के नाम से टॉक शो चला रहे हैं, जहां उन्होंने टीम इंडिया के बल्लेबाज सुरेश रैना से बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने रैना से उनकी पसंद और नापसंद के बारे में जाना, तो टॉक शो में मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी चर्चा हुई। माही भाई के बारे में बोला, आप काफी प्लेटफॉर्म्स में आपने तारीफ भी करी हुई और बताया हुआ उन्होंने आपको कैसे ग्रूम और सपोर्ट करा है पूरे करियर में। मुझे भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। उनका शूटिंग में भी काफी शौक है। वो एक बार घर आए थे और उनने आई थिंक सारे जो टारगेट थे सारे मार दिए थे, बिल्कुल बुलजाई पे। और बट वो उनकी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग है और यूनिक है।
तो ऐसा क्या एक ट्रेट है जो उनको जिसने उसको सक्सेसफुल कैप्टन बनाया उनको? I think he believed himself so much, and he's being very very honest around his process. जो उसको ऑनेस्ट चीज लगती है वो उसको लगता है ये ही सही है। तो इसमें 2 फैक्टर है, एक तो आप कभी कंफ्यूज होके किसी चीज को बिलीव करते हो, एक कभी आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो और आपको लगता है, जब स्ट्रांगली बिलीव करते हो तो आपको लगता है ये ही सच है। तो उनके माइंड में एक क्लैरिटी है। एग्जैक्टली, क्लैरिटी है, लाइक यू से यूनिक पर्सनालिटी के साथ साथ ही नोज कि लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है हम्बल तरीके से। जो हम्बल रहता है आदमी इंसान, तो उसको पता है कि चारों तरफ ब्लेसिंग है। तो उसके पास गहलोत सरकार प्रदेश के करीब 40 लाख मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने इस बात के संकेत दिए हैं कि मनरेगा मजदूरों से सुबह 5 बजे से 11 बजे तक ही काम करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टास्क पूरा नहीं होने पर भी श्रमिकों को पूरा पेमेंट किया जाएगा। हमारे संवाददाता प्रेम मीणा ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से बातचीत की है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, हाल ही में आपने कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ आपकी वीसी हुई है, क्या अब लॉकडाउन 5 की तैयारियां चल रही है? निश्चित रूप से लॉकडाउन 5 की तैयारियां चल रही हैं और इसी के लिए ये वीसी की गई थी कि समस्त राज्यों के किस प्रकार के मत हैं, क्या सुझाव हैं। अब देखिए, काफ़ी हद तक इकोनॉमी को खोला गया है लॉकडाउन 4.0 में, और उस सब को देखते हुए अब आवश्यक हो गया है कि कुछ चेंजेस जो हमने सुझाए हैं और ज़्यादातर राज्यों की तरफ से भी यही उसी प्रकार के सुझाव आए थे। सबसे पहली चीज़ तो अब जो रह गई है कि लॉकडाउन का पीरियड कब से कब हो। दूसरा यह है कि नाइट कर्फ्यू जिसको बोल रहे हैं, जो अभी 7 बज के शाम को और सवेरे 7 बजे तक है, तो ये 12 घंटे की जगह अब गर्मियों के दिन है, 7 बजे धूप भी रहती है, रोशनी भी रहती है, तो इसको 9 बजे तक कम से कम एक्सटेंड किया जाए। और सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए 7 बजे के बाद धूप आ जाती है, उसके बाद मॉर्निंग वॉक भी मुश्किल होता है, तो जनता की तरफ से लगातार मांग आ रही है कि इसको जल्दी किया जाए। तो हमने सजेस्ट किया है 9 PM से 5 AM, यानी 8 घंटे का इसको लॉकडाउन का जो नाइट कर्फ्यू का पीरियड है उसको रखा जाए। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रेम मीणा, न्यूज 18 जयपुर। बीजेपी की नई प्रदेश स्तरीय टीम जल्द ही घोषित होने वाली है। माना जा रहा है कि इस नई टीम में ऐसे लोगों को तवज्जो दी जाएगी जिन्होंने कोरोना काल में जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर मदद की है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इस बात के संकेत दिए हैं। तो आमतौर पे क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है जो बहुत जमीनी तौर पर काम करते हैं और वैचारिक प्रतिबद्धता इस किस्म से हमेशा होती है, फिर भी कोशिश रहेगी कि अपेक्षाकृत थोड़ी सी ऊर्जावान और युवा लोगों की टीम उस रूप से दिखे। डीजी जेल एनआरके रेड्डी आज रिटायर हो गए। इस मौके पर पुलिस मुख्यालय, जेल मुख्यालय, जिला जेल और सेंट्रल जेल में विशेष कार्यक्रम रखा गया। जेल मुख्यालय पर डीजीपी भूपेंद्र सिंह सहित कई आलाधिकारियों ने एनआरके रेड्डी को विदाई दी। एनआरके रेड्डी ने डीजी गैलरी का इनॉग्रेशन भी किया, जहां पर आज तक रिटायर हुए सभी डीजी जेल की फोटो संग्रहित है। रेड्डी साहब हमारे बैचमेट भी हैं, मित्र भी हैं, तो उनकी कार्य क्षमता से, कुशलता सब परिचित हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और एसडीजी जेल वो आज यहाँ रिटायर हो रहे हैं, उनकी विदाई के लिए समारोह रखा गया है सादगी से। उनका जो कंट्रीब्यूशन है जेल प्रशासन के लिए, जेलों में सुधार के लिए, वो सभी लोग याद रखेंगे लंबे समय तक। बहुत शानदार उनका कार्यकाल रहा है, तो सबके लिए उनको, उनके साथियों ने, हम सब ने बहुत बधाई दी है, उनको शुभकामनाएं दी है उनकी रिटायर लाइफ। 86 में आए मैं राजस्थान में, मेरे ख्याल से मैं सबसे पहला, साउथ इंडिया से पहले से थे बट आंध्रा से था मैं। मेरे ख्याल से मेरे घर में भी इतना प्यार नहीं मिला जहाँ पे यहाँ मिला है। पीपल काफ़ी जल्दी हमें एक्सेप्ट कर लिया और मुझे आज के तारीख में अगर पीछे मुड़ के देखे तो अच्छा लगता है। हर जगह पे
एएसपी ब्यावर रहा, एएसपी कोटा, झुंझुनू, पाली, अजमेर, मतलब पता ही नहीं पड़ा कब टाइम निकल गया। कहीं जगह पे 5 साल एसपी रहा, कहीं 2 साल, कभी 3 साल। तो कुल मिल के माई एक्सपीरियंसेस वर वेरी वेरी गुड। अलवर में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि फरवरी से ही उनके इलाके में पानी की समस्या बनी हुई है और अब तो पानी के लिए टैंकर बुलाने की नौबत आ गई है। इसको लेकर पहले भी कई बार जलदाय विभाग को बताया जा चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बहुत परेशान है सर, जनवरी से, और जानवर भी हमारे इस टाइम पे साए बन रहे हैं। ये जनवरी से ही परेशान है सर इसलिए आए आस करके तो भाई पानी आ जाएगा हमारे। जनवरी फरवरी से नहीं आ रहा, कैसे चला रहे, टैंकर गिरवा रहे हैं, क्या करें, या इधर उधर से लाएं, कभी टैंकर गिरवाएं। आए थे 2-3 बार आ चुके। अलवर शहर से सटे मदनपुरी गांव में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि गांव में 6 जगह बोरवेल लगे हैं, लेकिन उस बोरवेल से दबंग पानी नहीं भरने देते हैं, इसलिए मजबूरी में उन्हें गांव के खेतों में लगे बोरवेल से पानी लेना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। 4-5 साल से बहुत ज्यादा परेशान है, और जहाँ मोटर चलती है खेतों में, कहीं भी मोटर चलती है, हम दिन रात नहीं सोते, वहीं पर पानी भरने के लिए जाते हैं। और कोई चलाता है, कोई नहीं चलाता। हमारा कोई सरपंच भी नहीं है, नहीं कोई वार्ड मेंबर है, कोई नहीं, हमारी तरफ से सब मर गए। पानी की समस्या ज्यादा है, इतनी को डोलते हैं और कोई भर नहीं देता है। और मदनपुरी में बोर लग रही है स्कूल पे, कल हम उसकन गया, हमारे धक्का दिया, हमारा मुक्का दिया, हम दे धक्का भगा दिया, पुलिस को बुला लिया। भाई एक बोर हमारे भी लगा दे, हम ही परेशान हो रहे हैं। कोरोना काल में प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन अवैध खनन का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। जयपुर के बस्सी उपखंड के भटेसरी गांव में रेत का अवैध खनन जोरों से हो रहा है। भूमाफियाओं ने हिंगोनिया गौशाला की जमीन, जेडीए के रिंग रोड परियोजना की जमीन को जेसीबी की सहायता से खोद डाला है और अंधेरा होते ही यहां अवैध खनन शुरू हो जाता है, जो देर रात तक चलता रहता है। ग्रामीण कई बार जेडीए और प्रशासन से मामले में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी सरकार को मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन अवैध खनन का खेल खत्म नहीं हो रहा। अब बात उन लोगों के लिए करते हैं जो टिकटॉक बनाने का शौक रखते हैं, लेकिन टिकटॉक बनाना कितना घातक साबित हो सकता है, उसके लिए इस खबर को जरा गौर से देखिएगा। जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल दर्दनाक वाकया उस वक्त हुआ जब नाबालिग बच्चा अपने कमरे के पंखे से कपड़ा लपेटकर टिकटॉक बना रहा था। तभी उस बच्चे का पांव फिसल गया और उसका गला फंदे में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब बात करते हैं नशे पर नकेल की। उदयपुर के मावली में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। गश्त के दौरान आबकारी विभाग की टीम को भूतपुरा गांव के पास खेतों में अवैध शराब बनाने की जानकारी मिली। ऐसे में टीम ने दबिश दी तो मौके से अवैध शराब की बोतलें और वॉश बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान 100 लीटर वॉश नष्ट कर दिया गया। वहीं प्रतापगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई और आबकारी विभाग ने अवैध भट्टियों के वॉश को नष्ट किया और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उदयपुर और प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। भरतपुर में मरीज की जान के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। शहर के निजी हॉस्पिटल में नर्स और कंपाउंडर ने ही महिला की पित्त की थैली का ऑपरेशन कर दिया और हजारों रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पहले अलवर और जयपुर में इलाज करवाया और जब सोनीपत अस्पताल में इलाज करवा रही है, पीड़ित के
पति ने इसको लेकर कामा थाने में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। खबर चित्तौड़गढ़ से है। पुलिस ने एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 24 मोटरसाइकिल और एक वैन भी बरामद की। इसके साथ ही गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भीड़भाड़ और सुनसान जगहों पर मौका देखकर मास्टर चाबी से लॉक तोड़कर बाइक चोरी करते थे और शौक मौज के लिए चोरी की बाइक को 8 से 10 हजार रुपए में बेच दिया करते थे। अब पुलिस इस गिरोह से बाइक खरीदने वालों की तलाश कर रही है। उस पे कार्रवाई करते हुए संयुक्त कार्रवाई थी डीएसटी टीम कोतवाली थाना चित्तौड़गढ़ सीओ साहब सिटी के नेतृत्व में। तो उसमें सामने आया कि एक गिरोह ऑपरेट कर रहा है जो मोटरसाइकिल चुराता था, और क्योंकि ये हाईवे पे पेट्रोलियम का काम करते थे तो उनके मार्फत जो पेट्रोल बेचने वाला मालिक है उसका बेटा इस गाड़ियों को कम दामों में बेचकर नंबर प्लेट बदलकर ये चोरी की गिरोह को संचालित कर रहा था। आज कोटा शहर के वार्ड नंबर 50 को सैनिटाइज किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इलाके की दुकानों के साथ बाहर खड़े वाहनों को भी सैनिटाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। सैनिटाइज अभियान का नेतृत्व कांग्रेस सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सौरभ विजय ने किया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इलाके के सभी दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ मास्क पहनने की भी अपील की। झालावाड़ में कुएं में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। घटना जावर थाना इलाके के चांदीपुर गांव की है, जहां पानी पीने के दौरान 2 लड़के कुएं में गिर गए, जिसमें एक लड़का तो बच गया लेकिन दूसरे की मौत हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।